आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉवर्टी, गरीबी। भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देशों की मुख्य समस्या होती है यहाँ पर गरीबी की। तो भारत जैसे देश की मुख्य समस्या है गरीबी। तो गरीबी जो है वो वास्तव में गरीबी हम उसको कहते हैं जब किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन नहीं होता है। मान लीजिए हमको बेसिक नीड्स क्या है, मुझे चाहिए फूड, हमें खाना चाहिए। हमें बेसिक नीड्स क्या है, हमें क्लॉथ चाहिए, हमें कम से कम लाइफ में सर्वाइव करने के लिए क्लॉथ चाहिए। हमको क्या चाहिए, हाउस चाहिए। तो ये हमारे पास एक बेसिक्स नीड्स है। इस बेसिक्स नीड्स को अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं, अगर मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, तो हम कहलाएंगे गरीब। ठीक है। अगर आपके पास फूड भी नहीं है जिसके कारण आपका परिवार भूखों होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहलाते हैं भूखमरी कहलाती है, वो आपकी कहलाएगी भूखमरी। ठीक है। तो जब आपके पास बेसिक या जरूरी फूड या अनाज नहीं है और परिवार आपका प्रॉब्लम में रहता है, तो उस कंडीशन को हम लोग भूखमरी की संज्ञा देते हैं। लेकिन जब आपके पास आवश्यक वस्तुएं जैसे खाना, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें नहीं है, तो आप कहलाएंगे गरीब कहलाएंगे। तो गरीबी की डिफिनेशन के अंतर्गत कई चर आते हैं, जिसके अंतर्गत आपका आवश्यक फूड आता है, आपका कपड़े आते हैं, आपका मकान आता है। तो अगर ये सब चीज नहीं है तो आप गरीब हो। लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए आवश्यक अनाज नहीं है, तो आप भूखमरी की श्रेणी में आ जाते। सरकार ने भूखमरी निवारण के लिए वास्तव में भूखमरी एवं गरीबी निवारण के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। ठीक है, निवारण के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। सरकार अगर आपको गरीबों को डायरेक्ट मनी बांट दे तो वास्तव में गरीबी समाप्त हो सकती है। अगर सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डाल दे तो शायद आपकी पॉवर्टी समाप्त हो सकती है। लेकिन आपके समाज में जो सबसे बाहुबली लोग होंगे वो अपने आप को गरीब सिद्ध कर देंगे और आपका हक वो लोग लेंगे। तो आखिर गरीबी को डिफाइन करने के लिए सरकार ने कुछ अलग तरीका अपनाया कि आखिर समाज में उन लोगों को तक राशन पहुंचाना, धन पहुंचाना जो वास्तव में एक्चुअल में गरीब है, उनके लिए एक मेजरमेंट उन्होंने बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप 32 वेरिएबल्स तय किए गए, 32 वेरिएबल्स तय किए गए और जिसके आधार पर पॉवर्टी लाइन यानी बिलो पॉवर्टी लाइन का निर्माण किया। अर्थात बीपीएल रेखा का निर्माण जो किया गया वो वास्तव में 32 वेरिएबल को चेक किया गया कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपना मकान नहीं है और मकान है तो वो पक्की ईंट का नहीं बना है तो वो गरीब माना जाएगा। अगर उसके पास कोई वाहन नहीं है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। अगर उस व्यक्ति के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। तो इस प्रकार अगर वो क्या कहते हैं कई वेरिएबल जो 32 चीजों को गवर्नमेंट देखती है, अगर इन 32 चीजों में उसको प्राप्त होता है कि नहीं ये 32 चीजें वास्तव में इसके पास शॉर्टेज है, तो वो व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आ जाता है। तो इस प्रकार गरीबी जो थी वो वास्तव में भारत में बहुत अधिक विद्यमान थी और इस गरीबी को उन्मूलन करने के लिए सरकार ने गरीबी निवारण के कई कार्यक्रम चलाए। लेकिन इन सारे गरीबी निवारण के प्रॉब्लम में ये आई कि अमीर लोग जो समाज के अच्छे लोग थे उन्होंने अपने आप को गरीब सिद्ध किया और अपना बीपीएल कार्ड बनवाया और गरीबों का हक अपने लिए ले लिया। तो ये एक प्रकार की समाज की बड़ी दयनीय दशा हो गई कि जहां पर सरकार गरीबों के लिए प्लान प्रोग्राम बनाती थी वही प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जा रहा था अमीरों को और उन्होंने बीपीएल में अपने आप को शो किया, बीपीएल में अपने आप को दर्शाया। तो एक भारत की बड़ी अधिक समस्या हो गई। ठीक है, बाद में भारत सरकार ने बीपीएल को अलग तरह से मेजरमेंट किया और बीपीएल को अलग तरह से मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने गरीबी को दो प्रकार से भारत में मेजरमेंट किया जाता है। पहला होता है सामान्यतः गरीबी से आशय। अगर आपके परिवार में निम्न जीवन स्तर है तो निम्न जीवन स्तर को गरीबी के अंतर्गत लिया जाता है, निम्न जीवन स्तर को गरीबी के अंतर्गत ले लिया जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये निम्न जीवन स्तर के अंतर्गत बहुत सी चीजों को और अधिक लाया गया।
ठीक है। जैसे जीवन स्तर सापेक्ष अथवा निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाने लगा, तो एक हमारी गरीबी हो गई पहली निरपेक्ष गरीबी और दूसरी हो गई सापेक्ष गरीबी। जब आपके लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो इस प्रकार की गरीबी को हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी या निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। जब आपके लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए खरीदने के लिए पैसा ना हो, आवश्यक वस्तुएं यानी जो जीवन निर्वाह वाली वस्तुएं हैं। जीवन निर्वाह वाली वस्तुएं क्या है? आटा, दाल, चावल। अगर ये खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आप कौन सी गरीबी की श्रेणी में आओगे? आप निरपेक्ष गरीबी की श्रेणी में आओगे, जो जीवन के लिए अति अनिवार्य है। यानी जीवन के लिए अति अनिवार्य आवश्यक वस्तुएं अगर आप नहीं खरीद पाते हो तो आप निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आ जाओगे। तो निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत एक व्यक्ति निरपेक्ष गरीबी से अर्थ उसकी आय या उपभोग व्यय इतना कम है कि वो न्यूनतम भरण पोषण के नीचे स्तर पर रह रहा है। अर्थात उसके पास इतनी कम इनकम है कि वो अपना न्यूनतम भरण पोषण को संपादित नहीं कर पा रहा है। तो अर्थात उसके पास बहुत कम पैसा है जिससे उसका परिवार चलाना अगर मुश्किल हो रहा है, तो इतनी अगर कंडीशन खराब है तो उसको हम लोग निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत रखेंगे। तो निरपेक्ष गरीबी भारत में भी बहुत ज्यादा पाई गई। और दूसरी प्रकार की जो गरीबी आई वो थी सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी वास्तव में एक व्यक्ति की तुलना किसी से की जाती है, ठीक है। अर्थात समाज में कई व्यक्ति रहते हैं, अगर ए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को ए व्यक्ति से तुलना किया जाता है। तो सापेक्ष गरीबी को हम लोग तुलनात्मक गरीबी की भी संज्ञा दे सकते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में हम लोग सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत अपने आप को समाज के व्यक्तियों से जो विभिन्न वर्ग में रहते हैं, विभिन्न आर्थिक वर्ग में रहते हैं, इनसे हम अपने आप को तुलना करते हैं। तो इस प्रकार सापेक्ष गरीबी जब समाज के कई व्यक्ति आपस में तुलना करके गरीबी को मेजरमेंट किया जाता है, तो इस प्रकार की गरीबी को हम लोग सापेक्ष गरीबी कहते हैं। तो निरपेक्ष गरीबी, इसमें किसी से तुलना नहीं होती है, हमारा अपना परिवार, प्रॉपर परिवार नहीं चल पाता है, इसलिए इस गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। लेकिन सापेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जब हम लोग अपने आप को किसी से तुलना करते हैं। अर्थात सापेक्ष गरीबी आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित की जाती है। इस संबंध में विभिन्न वर्गों या देशों के निर्वाह स्तर अथवा प्रति व्यक्ति आय तुलना करके पता लगाया जाता है। तो तुलना करके पता लगाए जाने का मतलब होता है कि मान लीजिए उत्तराखंड के लोगों का जो इनकम लेवल है, आय स्तर है, उसका पूरे देश के, पूरे इंडिया के आय स्तर से क्या कम है या ज्यादा है। देखिए हमने तुलना कहाँ से किया? इंडिया के आय स्तर से। तो जब हम इंडिया के आय स्तर से उत्तराखंड के लोगों की आय स्तर को कंपेयर करते हैं और पाते हैं कि भारत में जो नेशनल लेवल की इनकम है उससे उत्तराखंड के लोगों की नेशनल इनकम कम है, तो भले आप अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, भले आप 10,000 पर मंथ की जॉब कर रहे हो, बट आप गरीबी के अंतर्गत आओगे। क्योंकि नेशनल लेवल पर मान लीजिए सभी लोगों को 12,000 रुपए प्राप्त होता है और आपको पर मंथ कितना 10,000 प्राप्त होता है, तो आप नेशनल लेवल से आप गरीब कहलाओगे। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम लोगों की इनकम मतलब राष्ट्रीय आय जो हमारे पास पर कैपिटा इनकम है पूरे देश की अपेक्षा 10,000 वो कम है 12,000 की अपेक्षा, अतः हमारे लिए लोग गरीब हैं। तो इस प्रकार जो होता है हम विभिन्न वर्गों से, समाज के विभिन्न वर्गों से, आपने समाज में देखे कई वर्ग के लोग होते उनसे कंपेयर करते हैं, या देश के निर्वाहन स्तर से देश से कंपेयर करते हैं और पर कैपिटा इनकम की आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाया जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा गरीबी क्या है, तो आप बताना गरीबी अर्थव्यवस्था की, गरीबी एक परिवार की या व्यक्ति की वो दशा होती है जिसमें उसका जीवन निर्वाह स्तर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
जिसमें जीवन निर्वाह स्तर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार जो गरीबी होती है वो वास्तव में आपको जीवन निर्वाह स्तर चलाना अगर मुश्किल हो जाता है तो गरीबी कहलाती है। आप बताएंगे गरीबी दो प्रकार की होती है। एग्जाम में पूछा जाता, कोई भी एग्जाम देना, गरीबी हरदम दो प्रकार की रहेगी। एक निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जो समाज में आवश्यक वस्तुओं को, हमारे पास खाना अगर नहीं प्राप्त होता तो हम गरीबी की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सापेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है जब हम कहीं से तुलना करते हैं, चाहे एक व्यक्ति विशेष से या समाज विशेष से या देश विशेष से, और इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की तुलना की जाती है। क्लियर है? तो तुलनात्मक जब हम लोग किसी से तुलना करते हैं, मान लीजिए दिल्ली में रहता है, दिल्ली में एक व्यक्ति है, वो भले 20,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन अगर उसके सोसाइटी वाले सभी लोग 40,000 रुपए कमा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। तो सापेक्ष गरीबी हम अपने जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां के लोगों से हम कंपेयर करते हैं तो हमें गरीबी मिलती है। और अगर उत्तराखंड की हम कंपेयर करते हैं इंडिया से तो हमें गरीबी दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार आप एग्जाम में दोनों गरीबी को डिफाइन कर सकते हैं। चलो, अब गरीबी की परिभाषा क्या हो गई? तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं गरीबी की परिभाषा। ये आपकी है गरीबी की परिभाषा। भारत में कैलोरी के उपभोग को गरीबी की परिभाषा के अंतर्गत मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में गरीबी किस प्रकार से मेजरमेंट की जाती है, तो आप बताना कि भारत में अगर गांव का व्यक्ति है वो 2400 कैलोरी पर डे ऊर्जा नहीं प्राप्त कर रहा, 2400 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी अगर ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पा रहा, और अगर शहर का व्यक्ति है वो 2100 कैलोरी अगर ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो वो गरीब है। ठीक है, तो भारत में आज भी गरीबी का जो मेजरमेंट है वो कैलोरी मात्रा है। अगर गांव का व्यक्ति, गांव के व्यक्ति को उपभोग की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है क्योंकि श्रम प्रधान कार्य करते हैं, जैसे खेतों में काम करते हैं, तो अगर वो पूरे दिन में 2400 कैलोरी का उपभोग नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति गरीब है। और अगर शहर का कोई व्यक्ति है वो 2100 कैलोरी का उपभोग नहीं कर पाता है तो उसे गरीबी की श्रेणी के अंतर्गत हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो दो पैमाना है, ये एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में गरीबी किस तरह से मापी जाती है। शहर के लिए क्या है तो आप बताना, 2100 आपका शहर का 2100 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन में नहीं कंज्यूम करता तो गरीब माना जाएगा। और अगर वो किसका है, अगर वो क्या कहते हैं रूरल का है अर्थात ग्रामीण क्षेत्र का है, तो वो गरीब, वो क्या होता है, वो भी गरीब क्या कहते हैं माना जाएगा अगर 2400 कैलोरी नहीं प्राप्त कर पाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस मापदंड को अपनाया जाना तर्कसंगत भी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बेसिक नीड्स, अगर खाना ही हमको नहीं प्राप्त हो रहा है तो वास्तव में हम गरीब हैं। सापेक्ष गरीबी तो दूर की बात है, सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत अगर एक बहुत बड़ा पूंजीपति है वो भी गरीब है दूसरे पूंजीपति से। एक पूंजीपति, एक कंपनी का मालिक दूसरे कंपनी के मालिक से गरीब है। कारण क्या होता गरीब, इसलिए गरीब है क्योंकि वो तुलना की जाती है। तुलना में अगर हम कहते हैं कि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन आपस में तुलना कर ले तो वो भी एक कोई ना कोई गरीब निकलेगा। अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन में किसी न किसी की इनकम तो कम होगी, तो अमिताभ अगर अक्षय आपस में तुलना करते तो एक गरीब निकलेगा। तो सापेक्ष गरीबी का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे से इनकम लेवल पे कम है। सापेक्ष गरीबी क्या कहलाएगी? इनकम लेवल पे हम लोग कम है। लेकिन निरपेक्ष गरीबी जो कैलोरी में मेजरमेंट की जाती है वो वास्तव में रियल मेजरमेंट को मापती है, क्योंकि यह बहुत बड़ी संख्या में लोग न्यून आहार नहीं मिल पाता। आज भी हमारे गांव में, परिवार में, लोगों के बीच में वास्तव में न्यूनतम आहार जो रिक्वायरमेंट है, जो एक बच्चे को, एक परिवार के सदस्य को मिलना चाहिए, वो भी हमारे पास इनकम नहीं होती कि हम पूरी चीजों को कंज्यूम कर सके। भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब या निर्धन माना जाएगा। तो भारत में ये मेजरमेंट वर्तमान में कार्य कर रहा है। तो सरकार क्या करती है, अगर देखती है कि अगर आपको 2400 कैलोरी या 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तो आप गरीबी के अंतर्गत आ जाओ। चलो,
आगे देखते हैं विशेषज्ञ समूह, जो हमारे इकोनॉमिस्ट का पैनल बनता है, जो गरीबी को मेजरमेंट करने वाले अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने जब मेजरमेंट किया तो इन्होंने मेजरमेंट करने के परिणाम स्वरूप इन्होंने रिपोर्ट क्या लगाई, यानी हमारे जो स्पेशल टास्क फोर्स के लोग हैं, स्पेशल रिपोर्ट इन्होंने लगाया। तो उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाया? योजना आयोग ने दिसंबर 2005 में प्रोफेसर सुरेश डी तेंदुलकर की अध्यक्षता में देश में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया, जिसने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो यानी सुरेश तेंदुलकर जो कमेटी है, सुरेश डी तेंदुलकर कमेटी ने गरीबी को पुनः मेजरमेंट करने की बात करी और उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने रिपोर्ट लगाई कि भारत की 25% पॉपुलेशन गरीब है, लेकिन सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा कि नहीं, 36% लोग गरीब हैं। आपने जो मेजरमेंट किया उसमें कुछ वेरिएबल्स को, कुछ चरों को आपने नहीं मापा है। तो भारत की 1/3 पॉपुलेशन यानी 1/3 पॉपुलेशन आज भी समय से खाना यानी आवश्यक कैलोरी 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त नहीं कर पा रही है। अर्थात भारत में आज भी लगभग 33% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनको आवश्यक फूड या भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है। ये प्रोफेसर डी तेंदुलकर कमेटी ने जब रिपोर्ट 2009 में अपनी सबमिट किया तो उन्होंने बताया। ठीक है, तेंदुलकर फार्मूले में निर्धनता रेखा का आकलन भोजन में कैलोरी की मात्रा, तेंदुलकर ने जब ये गरीबी को मेजरमेंट किया तो भोजन में कैलोरी की मात्रा के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग का प्रयोग किया। अर्थात आप पर डे, इन्होंने पर डे जो 2400 कैलोरी का मेजरमेंट था, 2100 कैलोरी का मेजरमेंट था, इसको इन्होंने तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति अपने उपभोग में पर मंथ कितना खर्च करता है, यानी प्रति महीना एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति महीने में कितना उपभोग पर व्यय किया जाता है, इस पर उनका व्यवहार निर्धारित किया गया। तो तेंदुलकर कमेटी ने एक प्रकार का रियलिस्टिक यानी बहुत अच्छा उन्होंने एक मेजरमेंट मापक चुना और जिसके आधार पर देश के लोगों की गरीबी को उन्होंने डिफाइन किया तथा प्रत्येक राज्य में निर्धनता रेखा के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय अलग अलग निर्धारित किए। याद रखना, शहर के लोग होते हैं उनका एक्सपेंडिचर अलग मेजरमेंट होता है, गांव के लोगों का खर्च अलग तरीके से मेजरमेंट होता है। इस प्रकार उन्होंने एक शहरी इंडेक्स बनाया, सूचकांक बनाया और साथ साथ एक ग्रामीण इंडेक्स बनाया, जिसके आधार पर एक व्यक्ति प्रति महीना उपभोग व्यय पर कितना खर्च करता, उसके आधार पर सुरेश तेंदुलकर ने गरीबी मेजरमेंट को मापा और बताया कि अर्थव्यवस्था में 36% लोग आज भी गरीब हैं, अर्थात पूरी पॉपुलेशन का 1/3% से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। अर्थात उनको बेसिक जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता अनाज, वही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो गरीबी आपको अब क्लियर हो गई। चलिए, गरीबी के कारण क्या है, भारत में गरीबी का कारण क्या है, क्यों भारत के लोग गरीब हैं? सबसे ज्यादा कारण है भारत में भारी जनसंख्या वृद्धि, हमारे देश में लगातार पॉपुलेशन ग्रोथ होती चली जा रही है। जनसंख्या में होने वाली भारी वृद्धि भी गरीबी की स्थिति को गंभीर बनाने में सहायक है। लगातार अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो परिवार का एक व्यक्ति क्या करता है, अर्न करता है, कमाई करता है और सारे लोग उस पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि परिवार के 1 या 2 सदस्य ही काम करते हैं, बाकी सदस्य बैठ करके कंज्यूम करते हैं। परिणाम स्वरूप उनका उपभोग पर ही संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। इस प्रकार उनकी जो जनसंख्या में वृद्धि है वो लगातार गरीबी को बढ़ाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी पॉपुलेशन पे निर्भर करती है। अगर आपके परिवार या देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी तो आपके परिवार में गरीबी भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो सरकार ने एक्सेप्ट किया कि यदि गरीबी को हमको समाप्त करना है तो जनसंख्या की वृद्धि दर को हमको कम करना होगा। तो इस प्रकार ये जो जनसंख्या की वृद्धि दर है ये गरीबी को डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। दूसरा, भारत में गरीबी का मुख्य कारण है रोजगार के अवसरों में धीमी वृद्धि। हमारे देश में लगातार एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत कम है, लोग रोजगार बहुत कम प्राप्त हैं और भारत में
में देखिएगा टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य होता है कभी कभी काम मिल जाता है, 1-2 महीने बैठे रहते हैं, फिर काम मिल जाता, और रोजगार में जो इनको आय दी जाती, जो इनका वेतन दिया जाता बहुत कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज के देश की जनसंख्या, मोस्टली जनसंख्या क्या होती है, वो गरीबी रेखा के नीचे। ठीक है, आप देखिए दिल्ली और मुंबई में जो हमारे यहाँ के लोग जॉब करने जाते हैं और 10,000 रुपये में जॉब करते हैं और लगभग 8,000 रुपए इनका वही दिल्ली में ही खर्च हो जाता है, रेस्ट ऑफ अमाउंट 2,000 बचता है, जो अपने परिवार के लिए भेजते हैं। और 2,000 में लगभग कितने परिवार के कितने मेंबर क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, भारत जैसे देश में जो पहले तो रोजगार नहीं है और रोजगार भी उपलब्ध है, तो वो रोजगार वास्तव में हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम जनरेट करता है, हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट करता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में लगातार भारी जो अवसर है, रोजगार के अवसर पहले कम है, और दूसरा जो उनको रोजगार प्राप्त भी होता है उसमें वेतन कम है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा परिवार गरीब बना रहता है। उसी प्रकार तीसरा हमारे पास है अर्जित आय का निम्न स्तर। हमारे यहाँ जो इनकम होती है वो इनकम क्या होती है, अर्जित आय, जो हम लोग आय अर्जित करते हैं, जो आय हम लोग मतलब जो आय हम पाते हैं वो बहुत कम है। अमेरिका में पर मंथ इनकम एक व्यक्ति का 4.5 लाख रुपए पर महीना होता है। अमेरिका में 5 लाख 6 लाख रुपए पर महीना एवरेज है। वहाँ पर एक व्यक्ति 5 या 6 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, तो बताइए भारत में 10,000 में अपना परिवार चलाने वाला, उसमें वहाँ पे हर व्यक्ति की इनकम इतनी है। तो वहीं पर क्या होता है कि इस हमारे देश में क्या होता है कि लगातार इनकम का हिस्सा कम होने के परिणाम स्वरूप हमारे पास गरीबी लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास जो अर्जित आय है वो बहुत कम है। अगर हम लोग बात करते हैं तो एक परिवार इस इनकम पे अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता, इसलिए गरीबी के कारण की इनकम का लो लेवल। तीसरा, दोषपूर्ण विकास रणनीति। हमारे देश में जो हम लोग डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनाते हैं वो गलत है। देश में गरीबी तथा आय विषमताओं के लिए विकास की रणनीति बहुत हद तक उत्तरदायी है। उदाहरणतः देश में पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण पर अधिक बल दिया जा रहा है। जब जेसीबी मशीन से आप पूरे खेतों में काम करा लोगे, गड्ढे खुदवा लोगे, दीवार बनवा लोगे, श्रम क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो जब आपने पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाया है, तो उसके परिणाम स्वरूप ये बताइए कि श्रम बेरोजगार हो जाना स्वाभाविक है। गांधी जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में यदि मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो श्रम बेरोजगार हो जाएगा। शायद आज गांधी जी की बात बिल्कुल सही है। आज मशीनों का प्रयोग ने क्या किया, लेबर को, श्रम को बेरोजगार कर दिया। तो हमको वास्तव में श्रम प्रधान तकनीक को अपनाना चाहिए। ये श्रम प्रधान तकनीक ही आपको रोजगार प्रदान करेगी। तो हमको रणनीति जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसको रीडेवलप करना पड़ेगा। मुद्रा प्रसार और मूल्य वृद्धि। भारत में लगातार वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मुद्रा का प्रसार बढ़ता चला जा रहा है। भारत में जब मुद्रा का प्रसार बढ़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा तो आपकी पहले तो इनकम कम है और मूल्य बढ़ने से आपकी खरीदने की क्षमता और कम हो जाती है। यानी आपकी खरीदने की क्षमता लगातार कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार होने के कारण लगातार मूल्य बढ़ता जाता और लगातार मूल्य बढ़ने के कारण आपकी रियल इनकम, वास्तविक आय और कम हो जाती है, जिससे और आप गरीबी पे लगातार समाते चले जाते हो। इस प्रकार भारत का परिवार लगातार गरीबी की रेखा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सामाजिकरण भी भारत में देखिए, शादी एक सामाजिक रीजन है, सोशल कंडीशन है। 13वीं एक सामाजिक रीजन है। आपके परिवार में खाने को हो चाहे ना हो, शादी में आपको 10 लोगों को खाना खिलाना है, ये बैठ कर आपको, भले आपने जीवन में खाना नहीं खा पाए लेकिन डेथ होने के बाद 13वीं के रूप में आपको 100 लोगों को खाना खिलाना है। तो ये कौन सा सिस्टम सही है कि अर्थव्यवस्था में आपके परिवार में आपकी बच्चियों को खाना खाने के लिए नहीं है, बट उनकी शादी में 100 लोगों को खाना खिलाने का कल्चर कहाँ है? तो हमारे कुछ सामाजिक कारण भी है जो समाज में गरीबी के लिए उत्तरदायी है। तो इस प्रकार हमारे पास धर्मिता, रूढ़वादिता लोगों को क्या होता, लगातार गरीबी के अंतर्गत ले जाए। ठीक है, तो सरकार ने दोनों का अध्ययन किया, गरीबी का अध्ययन किया और गरीबी के कारणों का अध्ययन किया। और गरीबी के कारणों को अध्ययन करने के बाद भारत में ने क्या किया,
गरीबी दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए सरकार ने। पहला, आर्थिक विकास की गति को तेज करना। आर्थिक विकास की गति को तेज करने का तात्पर्य ये होता है कि लगातार क्या हो जाए कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़े, इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ेगा तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर उत्तराखंड में कई हॉस्पिटल्स खोल दिए जाए, ठीक, बड़े बड़े सरकार की कंपनियां खोल दिया जाते, जो पहाड़ से लोग पलायन करके नीचे चले जाते हैं, वो वास्तव में यहीं पर रोजगार प्राप्त होता है। तो सरकार को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आर्थिक विकास की गति को तेज करना होगा, तभी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आपको विकेंद्रित रोजगार के अवसर ढूंढना होगा। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ लेकिन दिल्ली में बढ़ा दो, दिल्ली में बढ़ा दोगे तो सब लोग पलायन ही करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट एरिया विशेष में बढ़ाना होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में आप बढ़ाइए, हर ब्लॉक में बढ़ाइए, ताकि वहां का व्यक्ति वहीं पर रोजगार प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना होगा और साथ ही साथ इकोनॉमी में आपको देखना होगा कि हमको विकेंद्रित इन्वेस्टमेंट करना। विकेंद्रित का तात्पर्य जिस एरिया में लोग रह रहे हैं वहीं पर आपको निवेश परियोजनाएं ओपन करनी होगी, तभी आर्थिक विकास हो सकता है। अगला है कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास। हमको छोटे छोटे कुटीर, जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, इस प्रकार के उद्योगों पर बल देना होगा। एवं लघु उद्योगों का विकास। लघु उद्योगों का विकास, छोटे छोटे उद्योगों का आपको विकास करना चाहिए जिनकी पूंजी 5 करोड़ रुपए है, जिसमें 15 से 20 लोग काम करते हैं। इन प्रकार के उद्योगों का विकास करना चाहिए। ये उद्योग आपके लोकल मार्केट को डेवलप करेंगे। जैसे उत्तराखंड में है, आप लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को खोल दीजिए, यहाँ पर मसाले होते हैं, ये मसालों को काम करेंगे और इससे लोगों को रोजगार यहीं पर प्राप्त हो जाएगा। तो सरकार को लघु एवं कुटीर उद्योगों पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही साथ कृषि विकास। आप देखिए उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर कृषि विकास लगातार कम होता चला गया, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लगातार कम होता चला गया। भारत में भी कृषि विकास लगातार कम हुआ है या उतनी स्पीड से नहीं हुआ जितनी स्पीड से आवश्यक है। आज हम लोग अपनी घर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए खेतों में खेती करते हैं, न कि व्यापार करने के लिए खेती करते हैं। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करना चाहिए, कृषि में यांत्रिकरण, मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा ना दे करके श्रम को बढ़ावा देना चाहिए। अगर मशीनों से हम खेती करेंगे तो हम खुद बेरोजगार रह जाएंगे। कृषि में बहुफसली कार्यक्रम चले जाने चाहिए तथा व्यवसायिक आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि कृषि से संबद्ध श्रमिक पूरे वर्ष भर कृषि कार्य में लगे रहे। आप देखोगे एक ही फसल या 2 फसल अपने खेतों में करते हो, एग्रीकल्चर में कार्य से जो 3 ऋतु होते हैं, तीनों फसलों को संपन्न करना चाहिए। इससे रोजगार के अवसर लगातार बढ़ने चाहिए और सरकार को सिंचाई की सुविधा कर देनी चाहिए, अच्छे बीज उपलब्ध कराने चाहिए, रासायनिक दवाएं और कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए, आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर विशेष लघु एवं सीमांत किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि किसानों के पास इतनी इनकम कम होती है कि इन वस्तुओं को परचेज नहीं कर पाते। इसलिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रॉपर डेवलपमेंट अगर सरकार कर दे तो शायद हमारे देश में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, और याद रखना, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या है, गरीबी समाप्त हो जाएगी। तो गरीबी भी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण कार्य। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी आती है। पूर्ण बेरोजगारी का तात्पर्य होता है पूरी तरह से कोई काम ना मिलना। अर्ध बेरोजगारी का मतलब होता है दिन में, एक हफ्ते में 3 दिन काम मिल गया, महीने में 10 दिन काम मिल गया, इसे हम लोग अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। तो भारत में अगर ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण कर दें, सार्वजनिक निर्माण का तात्पर्य ये होता है कि अगर हम लोग रोड बनाने का काम चालू कर दें, पुल बनाने का काम चालू कर दें, तो इससे ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण लोगों को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। और परिणाम स्वरूप ये निर्माण काम करिए, नहर बनवाइए, कुएं बनवाइए, ग्रामीण आवास बनवाइए, विद्युत बनवाइए। इससे अगर सार्वजनिक निर्माण के कार्य सरकार द्वारा गांव में चालू कर दिए जाएंगे तो शायद बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट समाप्त हो जाएगा तो पॉवर्टी ऑटोमेटिक, जब किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है तो गरीबी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। अगला हमारे पॉइंट है जनसंख्या नियंत्रण। सरकार को पॉपुलेशन पॉलिसी लानी चाहिए, 2 बच्चों की नीति को अपनाना चाहिए, ताकि 2 बच्चे से ज्यादा एक परिवार के लिए बोझ होते हैं, ये लोगों को समझाना चाहिए, और इसका निःशुल्क या सस्ती दरों पर हमको प्रचार करना चाहिए, और इससे संबंधित जो दवाएं हैं वो सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि छोटा परिवार
क्या हो जाता है, एक सुखद परिवार होता है। इस कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को हमने सजेशन के रूप में दिया और सरकार ने भारत में गरीबी निवारण के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए, जो कार्यक्रम निम्नलिखित है। जैसे आपने देखा होगा भारत में जो कार्यक्रम चलता है, सबसे बड़ा कार्यक्रम चला जो गरीबी उन्मूलन का था, वास्तव में बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन का था। बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, वो था मनरेगा। मनरेगा जो चालू किया गया, इससे लोगों को बेरोजगारी समाप्त की गई और साथ ही साथ गरीबी पर भी अटैक किया गया, क्योंकि इसके अंतर्गत एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में 365 दिनों में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई। अर्थात आपको रोजगार मिलेगा, आप जाइए ग्राम प्रधान को अपनी रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट करने के परिणाम स्वरूप 15 दिन के भीतर आपको एक जॉब कार्ड बना देगा। जॉब कार्ड बना देने के बाद अगर आपको ग्राम प्रधान मनरेगा के अंतर्गत रोजगार नहीं देता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता। तो एक प्रकार से सरकार ने बेरोजगारी पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए, गरीबी पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए मनरेगा को सबसे बड़ा हथियार बनाया और मनरेगा के अंतर्गत गरीबी तथा बेरोजगारी पर उन्होंने क्या किया, अटैक किया। दूसरा इनका प्रोग्राम था, दूसरा था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सरकार ने 1 अप्रैल 1999 को चालू किया गया और इसके अंतर्गत स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण या सरकारी लोन या सब्सिडी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से क्या किया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तथा देने का प्रावधान रखा गया ताकि वो अपना स्वरोजगार खोल सके और स्वरोजगार के माध्यम से अपने आप को गरीबी से ऊपर ला सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी चालू की गई, जो 25 दिसंबर 2000 को आरंभ की गई, जिसमें 100% केंद्र सरकार ही सारा पैसा देगी और इसके अंतर्गत ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ देने का बात कही गई और इसमें भी कई लोगों को ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। फिर एक कार्य था, देखिए सबसे आवश्यक होता किसी परिवार के लिए आवास, सबसे आवश्यक होता आवास। लोगों के पास मकान नहीं थे तो सरकार ने इंदिरा आवास योजना चालू किया। इंदिरा आवास योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चालू किया जाता है और जिसमें केंद्र सरकार 75% पैसा देती है और 25% राज्य सरकार देती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उसको इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया गया ताकि आप गरीबी से ऊपर आ सको। फिर अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो आपको चालू की गई वो 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई और इस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को अपना रोजगार खोलने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और साथ ही साथ ऋण उपलब्ध कराना। इसी के साथ साथ अन्नपूर्णा योजना चालू की गई। 1 अप्रैल 2000 को अन्नपूर्णा योजना चालू की गई। इसका उद्देश्य था कि 65 वर्ष या उससे अधिक व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति है उसको राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त करने का है और उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है तो उनको खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, अगर उसको वृद्धा योजना के अंतर्गत पेंशन नहीं मिल रही है तो 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह निःशुल्क यानी विदाउट किसी रेट के प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 7वां पॉइंट है, दिसंबर 2000 में शुरू की गई इस योजना जिसका नाम था अंत्योदय अन्न योजना, AAY अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। आप मेरे YouTube चैनल में इस टॉपिक को अलग से भी देख सकते हो। अंत्योदय अन्न योजना भी गरीबी और पॉवर्टी पर अटैक करने के लिए सरकार ने लाया और इसके अंतर्गत 2 रुपए किलो गेहूं तथा 3 रुपए किलो चावल गरीब परिवारों को देने का, गेहूं और चावल देने का प्रावधान रखा गया ताकि आपको भूखमरी या गरीबी से आप सामना कर सको। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक के अंतर्गत देखा गरीबी क्या है। गरीबी वास्तव में यदि अपने परिवार की आवश्यकता या अपनी आवश्यकता नहीं पूरा कर पाते हैं तो हम गरीब कहलाते हैं। गरीबी 2 प्रकार की होती है, निरपेक्ष गरीबी तथा सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत हम आवश्यक वस्तुओं को खरीद नहीं पाते तो निरपेक्ष गरीबी होती है। सापेक्ष गरीबी वो गरीबी होती है
जब हम अपनी आवश्यक वस्तुओं को परचेज करते हैं लेकिन दूसरे व्यक्ति की तुलना में हमारे पास वस्तुएं तथा सेवाएं कम होती हैं, यदि समाज के एक विशेष वर्ग, एक विशेष व्यक्ति या देश के स्तर पर या राज्य स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम दो से तुलना करते हैं तो उस गरीबी को हम लोग सापेक्ष गरीबी की संज्ञा देते हैं। भारत में गरीबी के कई कारण है, जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है, तकनीक का उन्नत न होना, मशीनों का उपयोग ज्यादा करना। इसलिए सरकार ने क्या किया कि एक स्ट्रेटजी की बात कही गई और उस स्ट्रेटजी के अंतर्गत लोग गरीबी का सामना करने के लिए आगे हैं। तो इस प्रकार सरकार ने और भी कार्यक्रम चलाए, जैसे मनरेगा प्रोग्राम चलाया, अन्नपूर्णा योजना चलाए, अंत्योदय अन्न योजना चलाए, जो देश में लगातार एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और साथ ही साथ गरीबी से लड़ने के लिए इनको आय प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है, गरीबी क्या है तथा भारत सरकार गरीबी के क्या कारण है, गरीबी क्या है, गरीबी के कारण क्या है तथा भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम लोगों ने चर्चा किया है। अब आपका आता है क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो